नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। पिछले कुछ समय में भारतीय राजनीति में एक विषय ऐसा था जो काफ़ी चर्चा में रहा। वो था राजनीतिक दलों का हंगामा, वो भी संसद के भीतर। वो क्यों था? पेगासस जैसा मुद्दा, कृषि कानून जैसा मुद्दा और पेट्रोल और महँगाई जैसा मुद्दा। इस बीच संसद में होने वाले हंगामे पर एक केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया, जो भारतीय राजनीति के लिहाज से काफ़ी उल्लेखनीय है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने बयान में सराहना की है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की, और इसके साथ ही उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और नेहरू जी को लोकतंत्र का स्तंभ बताया है। इसके साथ ही उन्होंने और भी कई अहम मुद्दों पर टिप्पणी की है। तो इन्हीं सारे विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डेली बज़ इंडिया के संपादक योगेंद्र जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा आपसे कि एक केंद्रीय मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री की जो प्रशंसा की है, उन्हें लोकतंत्र का स्तंभ बताया है। तो इस बयान के राजनीतिक मायने क्या हैं? देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, ये भारतीय लोकतंत्र के स्तंभ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल ये है कि इनको स्तंभ बताने वाला व्यक्ति कौन है और उसकी मंशा क्या है? तो जी, नितिन गडकरी ने ये जो बात कही है, इसमें नाम भले ही नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी के लिए गए, लेकिन असल में ये निशाना जो साध रहे हैं, वो मोदी और अमित शाह पर साध रहे हैं। और नेहरू और वाजपेयी का नाम लेते हुए उनकी कार्यशैली, उनका व्यक्तित्व, लोकतंत्र के प्रति उनके जो विचार रहे, उनको बताकर ये बताना चाह रहे हैं कि जो मौजूदा लीडरशिप है बीजेपी, वो उस लोकतांत्रिक मूल्यों को कुछ समझ नहीं रही है, उनका आदर नहीं कर रही है। एक तरह से ये कटाक्ष है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्रति नितिन गडकरी का ये एक कहें कि छद्म युद्ध जो है पार्टी के भीतर जो चल रहा है, वो उभर कर सामने आया। अच्छा, इसमें दूसरा प्रश्न ये बनता है कि जैसे नितिन गडकरी मतलब उस बेल्ट महाराष्ट्र की बेल्ट से आते हैं, जो मतलब संघ का खाँटी क्षेत्र है। तो एक ऐसा नेता जो इस क्षेत्र से आता है जहाँ पे संघ का प्रभाव है, और फिर क्या है कि संघ के ज़्यादातर नेताओं की जो भारतीय राजनीति में छवि है वो फायर ब्रांड हिंदूवादी नेताओं की तरह है। लेकिन ये अभी इनके बयान के आधार पर पिछले भी जैसे जितने कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं वहां पर वो थोड़े ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहां पर हिंदूवादी नेता औसत तौर पे नहीं नजर आते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये नितिन गडकरी ये कहते हैं कि नेहरू जी लोकतंत्र के स्तंभ हैं, तो मतलब एक संघ की पट्टी से आने वाले नेता का इस तरह का, तो जब संघ की पट्टी से आने वाला नेता नेहरू जी की तारीफ करता है, तो इसके मतलब भाजपा के लिए राजनीति इसमें भाजपा के लिए राजनीतिक संदेश क्या देखिए, भाजपा के लिए आपको याद होगा प्रणब मुखर्जी जब आरएसएस के कार्यक्रम में गए, है? जी, तो बड़ा कांग्रेस में चर्चाएँ हुई, कुछ संदेश वो संघ के खिलाफ भी देकर आए, लेकिन उस कार्यक्रम में गए और संघ को उन्होंने एक तरह से अछूत वाली जो एक मानसिकता कांग्रेसियों में थी, वो उससे उन्होंने अलग किया कि उन्होंने ये संदेश दिया कि संघ अछूत नहीं है। कांग्रेस की और संघ जी, की विचारधारा अलग-अलग हो सकती है, लेकिन संघ अछूत नहीं है। कमोबेश नितिन गडकरी भी इसी लाइन पर नेहरू और वाजपेयी को रखते हुए एक एग्जाम्पल ये देना चाह रहे थे कि जो मौजूदा विपक्ष और सत्ता पक्ष है, उसे सदन की जो कार्यशैली है, जो सदन में जिस तरीके से कामकाज होता है, जिस तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो व्यवहार होता है आपस में, जैसे कि कई वाजपेयी के भी किस्से हैं कि एक बार उन्होंने नेहरू की फोटो उनके ऑफिस से हटा दी गई थी, तो उन्होंने उसको वापस लगवाया। ठीक उसी तरह जी, नेहरू के भी किस्से हैं कि जब वाजपेयी जी ने उनकी कठोर आलोचना की, तो बाहर मिलते ही नेहरू जी ने कहा कि आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया। जी, तो जी, ऐसे किस्से मौजूदा राजनीति में भी, इस मोदी राज में भी ऐसे कई किस्से हैं जब
आपको याद होगा भगवंत मान संसद में बहुत जोरदार भाषण दे रहे थे और बीजेपी की कठोर आलोचना कर रहे थे, तो उनका गला सूख गया था, तो मोदी ने उनको पानी का ग्लास दिया और उन्होंने पानी पिया। तो ऐसे बहुत जी, सारे उदाहरण मौजूदा राजनीति में भी है, लेकिन मैं संदर्भ पर जहाँ लौटता हूँ, जो नितिन गडकरी ने जो बात कही, उसका स्पष्ट एक कारण है कि वो मौजूदा बीजेपी की लीडरशिप से खुश नहीं है। जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह बीजेपी के कमान संभाले हुए, तब से कई ऐसे नेता हैं जो कि लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के समय से काफी कद्दावर नेता रहे हैं और उनको पार्टी में वो कद नहीं मिला। तो एक तो ये भी खींच है, दूसरा ये एक वर्किंग स्टाइल को लेकर भी लगता है कि मोदी और शाह का जो वर्किंग स्टाइल है वो थोड़ा अलग है, वो गठबंधन की राजनीति वाला स्टाइल नहीं। तो जैसे आपको याद होगा कि मतलब बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के लिए 3 जोड़ियां हैं प्रमुख, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, जी, और अब जी, मौजूदा दौर में मोदी और अमित शाह। तो इन 3 जोड़ियों के सहारे बीजेपी जो है उसका मतलब जीरो से स्टार्ट होकर वो आज शीर्ष तक जो पहुंची है, वो ये 3 नेताओं के साथ पहुंची है। लेकिन मोदी और शाह से पहले दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो बीजेपी का एक कोर, जो उसको आइडियोलॉजी जो दी, जो उनका कांग्रेस से अलग एक विचार था, वो आडवाणी और वाजपेयी तक आते आते 50-50 हो गया। क्योंकि वो दौर ऐसा था जब कोई बहुमत प्राप्त नहीं कर रहा था, गठबंधन की राजनीति चल रही थी। उस दौर में बीजेपी में आडवाणी और वाजपेयी, ये 2 अलग अलग चेहरे उभर कर आए। वाजपेयी एक सेकुलर छवि के साथ आगे बढ़ते रहे और पार्टी ने उनको आगे किया, क्योंकि गठबंधन का दौर था, उस समय अकेले कोई सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था। आडवाणी अपना कोर हिंदुत्व, जो दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बीजेपी का जो कोर एजेंडा था, आडवाणी उसको प्ले करते नजर आए और वाजपेयी सभी दलों को साथ में मिलाकर सत्ता के लिए आगे बढ़ते नजर आए। लेकिन समय के साथ साथ, क्योंकि उस वक्त तक 90 के दशक तक भारत की राजनीति पर कांग्रेस का प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा था। मतलब जी, राजनीति मतलब कांग्रेस थी, कांग्रेस स्टाइल वर्किंग, कांग्रेस के काम करने का तरीका, कांग्रेस का सो कॉल्ड जो सेक्युलरिज्म था। हालांकि ये सेक्युलरिज्म शब्द जो है, जो कांग्रेस के लिए हम प्रयोग करते हैं या और भी लोग करते हैं, ये बहुत गलत प्रयोग करते हैं, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्ष होना ये कोई बुरी बात नहीं है। कोर हिंदुत्व वाली पार्टी भी धर्मनिरपेक्ष हो सकती है। ये एक गलत चिंतन हमारी भारतीय राजनीति में चल रहा है। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने सेक्युलरिज्म को वोट कन्वर्जन का अधिकार एक हथियार बनाया। तो उसको सेक्युलरिज्म कितना कहना सही है, ये एक अलग डिबेट हो सकती है। लेकिन चूंकि वो दौर गठबंधन की राजनीति का था, तो वाजपेयी को उस फेस के तौर पे उभारा गया। वो कवि थे, अच्छे वक्ता थे, धैर्य उनके पास बहुत था, लोगों को साथ लेकर चलते थे, उनकी स्वीकार्यता आडवाणी के कंपैरिजन में ज्यादा थी। तो पार्टी ने 2 फेस बनाए और वो 2 फेस जो है, एक फेस चल रहा था कोर एजेंडा को लेकर पार्टी के, और एक फेस वाजपेयी का फेस जो था वो एक मतलब सर्वदलीय समभाव के तौर पर देखा गया, जिसको सब स्वीकार करते। लेकिन वाजपेयी की स्वीकार्यता, बीजेपी में उनका स्टाइल, उनकी वर्किंग का प्रभाव बीजेपी के एक बड़े वर्ग पर पड़ा, जिसने कि ये सोचने पर मजबूर किया, या फिर उसको ये लगा कि ये जो कोर हिंदुत्व है, ये जो हार्ड कोर हिंदुत्व है, ये ठीक चीज नहीं है। जी, इस विचार से निकलकर गडकरी, राजनाथ सिंह, इवन आडवाणी, जो कि हार्डकोर हिंदुत्व लीडर कहे जाते थे, अपने करियर के जो उनके अंतिम वर्ष रहे, उसमें उनको भी ये लगा कि जो पार्टी की लाइन है ये ठीक लाइन नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान में जाकर जिन्ना की तारीफ। अब इसमें डिफरेंस क्या आ गया
मोदी और शाह के राष्ट्रीय पटल पर आने के बाद उन्होंने स्पष्ट लाइन अपनी खींच ली कि जो कोर बीजेपी का एजेंडा था, जो कि अटल और आडवाणी के दौर में 50-50 में कन्वर्ट हो गया था, उन्होंने ये स्पष्ट तौर पे समझा कि इसको हमें छोड़ना नहीं किसी भी सूरत में। और उन्होंने नहीं छोड़ा और उन्होंने हार्डकोर हिंदुत्व, चाहे वो आर्टिकल 370 हटाना हो, 35A का मुद्दा हो, समान आचार संहिता का मुद्दा हो, सीएए का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, उन्होंने अपने जो पार्टी के फाउंडर्स थे उनके कोर एजेंडे से हटना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा, जो कि अटल आडवाणी के दौर में थोड़ा भटक गया था, क्योंकि वो गठबंधन की राजनीति का दौर था, पार्टी को स्टैब्लिश करने का समय था। तो उनकी भी उस अपनी अलग मजबूरियां, तो गडकरी हो गए, राजनाथ हो गए, ये इतनी भूमिका बनाने का जो जरूरत पड़ी वो इसीलिए पड़ी कि बीजेपी में एक बड़ा वर्ग आज भी है ऐसा, जो कि ये मानता है कि कोर हार्ड कोर हिंदुत्व जो है वो उसको अंदर से थोड़ी तकलीफ देता है, वो चाहता है कि मैं कांग्रेस स्टाइल राजनीति करूं। जी, लेकिन दिक्कत यह है कि जिस पार्टी का आधारभूत ढांचा कांग्रेस के विरोध पर खड़ा है, जिस संघ जी, की मौजूदगी कांग्रेस के विरोध पर आधारित है, उस संघ के करीबी नितिन गडकरी अगर ये कहें कि नेहरू धर्म जो थे वो बहुत अच्छे लोकतांत्रिक मूल्यों को समझा करते थे। नेहरू के बारे में कई किस्से हैं जो कि ये बताते हैं कि वो उनका थोड़ा तानाशाही रवैया भी था। ऐसे किस्से हर नेता के बारे में, कि सत्ता में रहते हुए कई बार इस तरह के फैसले करीब-करीब हर पार्टी के नेताओं ने लिए। उनमें मोदी भी हो सकते हैं, शाह भी हो सकते हैं, गडकरी भी हो सकते हैं, राजनाथ भी हो सकते हैं। सत्ता में रहकर कुछ फैसले ऐसे देखने को मिलते हैं हर नेताओं के, नेहरू के भी हैं, वाजपेयी के भी हैं। लेकिन कुल मिलाकर गडकरी, नेहरू और वाजपेयी के बहाने अमित शाह और मोदी पर हमला करते नजर आए। और ये हमला तो एक हो सकता है कि उनकी महत्वाकांक्षाओं का परिणाम हो, लेकिन इससे ये पता चलता है, एक बार फिर ये बात उजागर होती है कि बीजेपी के अंदर आज भी वो वर्ग है जो कि वाजपेयी, नेहरू स्टाइल, कांग्रेस स्टाइल पॉलिटिक्स करना चाहता है, और उस सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म को वो ये मानता है कि ये घाटे का सौदा नहीं है। वो पॉलिटिकली उसको फायदे का सौदा मानता है। लेकिन मोदी और शाह ने दूसरी तरफ उस गठबंधन की राजनीति के फॉर्मूले को ही खत्म कर दिया कि जब आपकी पार्टी को ही बहुमत मिल रहा है, तो आप दूसरी पार्टी के एजेंडे पर क्यों चले? आपकी अपनी पार्टी का एजेंडा जब आपको 300 प्लस सीटें दिला रहा है, तो आप जी। उस पार्टी के एजेंडे पर कैसे जा सकते हैं जिसको 50 या 60 सीटें भी नहीं मिलती आज के डेट जी, आपने एक शब्द कई बार बोला, मुझे लगता है मेरा अगला प्रश्न उस पर ही होना चाहिए, सेक्युलरिज़्म। तो जैसे क्या है कि भाजपा पिछले कुछ समय में भाजपा की केंद्र सरकार ने जितने भी निर्णय लिए हैं, वो ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक और हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी पे, विचारधारा पे आगे बढ़ रही है। चाहे वो योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे भेजना हो, चाहे बंगाल चुनाव, चाहे हाल ही का एक उदाहरण है तो बंगाल चुनाव में स्मृति ईरानी जैसे नेताओं को, देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं को प्रचार के लिए भेजना हो। तो ऐसे समय में जब भाजपा इस लाइन पे बहुत सख्त होकर चल रही है, तो जब एक केंद्रीय मंत्री, मतलब मोदी सरकार का एक केंद्रीय मंत्री, वो भी सक्रिय केंद्रीय मंत्री, प्रभावशाली केंद्रीय मंत्री, इस तरह का बयान देता है कि नेहरू जी भी मतलब लोकतंत्र में या फिर बहुत अहम भूमिका है उनकी। तो इस सेकुलरिज्म का नुकसान भाजपा को कितना होगा? मतलब कोर हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे चलने वाली भाजपा को इनके सेकुलर नितिन गडकरी के सेकुलरिज्म का कितना नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, नुकसान कोई ऐसा इमीडिएट कोई इनको बहुत नुकसान हो जाएगा या भाजपा में बगावत हो जाएगी, ऐसा कुछ तो मुझे नज़र नहीं आता। जी, ये एक होता है कि पार्टी में, जैसे कांग्रेस में G23 की चर्चा आज होती है। बीजेपी में ये शुरू से कल्चर रहा है कि बीजेपी में नेता अपने विचारों को खुलकर जाहिर करते रहे, सार्वजनिक तौर से भी करते रहे। कांग्रेस में हमको ये अब देखने को मिल रहा है, लेकिन बीजेपी में ये रहा है। कई बार ऐसा हुआ कि वाजपेयी जी और आडवाणी जी के बयानों में डिफरेंस मिल गया। आपको याद होगा सीएए के टाइम पर एक दौर ऐसा आया था जब अमित शाह कहते थे कि लागू होकर रहेगा और मोदी ने कहा कि कोई आपकी नागरिकता नहीं छीन रहा है। जी, तो जी, जी। डिफरेंस हो जाता है। उसमें कोई ऐसा नुकसान
पार्टी के भीतर तो होगा, लेकिन चूंकि नितिन गडकरी कोई ऐसे जनाधार वाले नेता नहीं है कि वो पूरे किसी राज्य को अपने बयान से या अपने एक्टिविटी से प्रभावित कर सके। तो ऐसा कोई जी, नुकसान तो मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म में यदि पार्टी के भीतर ये द्वंद है कि सेक्युलरिज्म जो है, सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म जो है, कांग्रेस का जो सो कॉल्ड जी, सेक्युलरिज्म, वो बीजेपी के हार्डकोर हिंदुत्व से बेटर है। अगर ये पार्टी के एक शीर्ष नेता में ये सोच है और उनको लगता है कि मौजूदा लीडरशिप जो पार्टी की है उसको मिलजुल कर, मतलब सर्वधर्म संभाव के नजरिए से सोचना चाहिए, यदि एक शीर्ष नेता को ऐसा लगता है तो जाहिर है कि वो पार्टी के लाख, 2 लाख, 50 लाख, 30 लाख, 10 लाख लोगों तक बात जाएगी, उस पर चर्चा होगी। और चूंकि बीजेपी आज की डेट में बहुत बड़ी पार्टी है और उस पर संघ में भी चर्चा होगी, तो ये पार्टी के भीतर जो एक मैकेनिज्म होता है, जो कार्यकर्ता का मोरल होता है, जो उसकी स्ट्रेटेजी होती है, उसको ये थोड़ा प्रभावित कर सकता है कि, और लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है। कि सपोज अगर नितिन गडकरी आने वाले हर दूसरे तीसरे दिन ऐसा बोलेंगे तो उससे फर्क तो पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये नितिन गडकरी, आपको याद होगा कि 2019 में गडकरी के प्रधानमंत्री कैंडिडेट होने की चर्चा बहुत जोरदार थी। इंटरव्यू भी जी, किए थे, कई बड़े जर्नलिस्ट ने उनके इंटरव्यू किए तो उन्होंने हंसकर इस बात को टाल दिया। लेकिन नितिन गडकरी वो नेता हैं, जब गुजरात के सीएम थे पीएम नरेंद्र मोदी, तब वो पार्टी के अध्यक्ष रह चुके। तो हो सकता है कि पार्टी के भीतर उनकी कोई बात नहीं सुनी गई हो या उनको मौजूदा वर्किंग स्टाइल से कोई आपत्ति हो, तो एक संदेश के तौर पर उन्होंने इस बात को कहा हो। और इसमें बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक नाराजगी जरूर नजर आती है। एक नाराजगी है, और ये नाराजगी आज से नहीं है। मैं इसमें एक छोटा सा किस्सा आपको बताऊंगा। नितिन गडकरी जब बीजेपी प्रेसिडेंट थे, तो साल 2009 में लुधियाना में एक कार्यक्रम हुआ था बीजेपी का, मतलब एनडीए का था। उसमें नीतीश कुमार भी आए थे, और आपको याद होगा वो एक फेमस तस्वीर है नीतीश कुमार और मोदी की, जिसमें वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं और स्टेज पर हैं। जी, 2010 में जब एनडीए का पटना में कार्यक्रम हो रहा था, तो नीतीश कुमार ने एक भोज का आयोजन किया। उस भोज के आयोजन के दौरान वही तस्वीर के साथ, नीतीश कुमार और मोदी की उसी तस्वीर के साथ, जो कि 2009 में खींची गई, एक विज्ञापन जारी हुआ बिहार के अखबारों में, जिसमें गुजरात में जो बिहार को मदद दी थी बाढ़ पीड़ितों के लिए, उसकी जानकारी दी गई। तो नीतीश कुमार ने वो भोज रद्द कर दिया गुस्से से, क्योंकि वो मोदी से बहुत नाराज थे, और ऐसा अंदरूनी खबर ऐसी आती है कि उन्होंने मोदी से कहा भी, उसमें आपत्ति दर्ज कराई। और वो काफी, मतलब गंभीर मुद्दा बन गया था उस समय। वो विज्ञापन देखकर नीतीश कुमार तिलमिला गए, और जिस तरह हुँ, की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, जिस तरह से उन्होंने आपत्ति जताई, उस तरह उस उनके उस तरीके से मोदी भी बहुत तिलमिला गए। तो मोदी ने उस वक्त के पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी से ये कहा कि आप बिहार सरकार से समर्थन वापस ले लीजिए, नीतीश कुमार की सरकार से। बाद में फिर डिसाइड हुआ, नितिन गडकरी चूंकि सबके साथ मिलजुल कर चलने वाले नेता हैं, वही सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म वाली चीज जो है उनके दिमाग में है, तो वाजपेयी हो गए, गडकरी हो गए, ये सब वाजपेयी से सीखा इन्होंने कि कैसे सबको साथ लेके चला जाए, क्योंकि वो दौर ऐसा था, वहां बिना किसी को साथ दिए आप नहीं चल सकते। तो ये मतभेद हुआ था उस दौरान, और एक मन में छोटी मोटी खटास नितिन गडकरी के रहती है मोदी और साथी वर्किंग को लेकर। 2019 में उनके पीएम कैंडिडेट बनने की चर्चा उठी, बहुत जोर से उठी, और उस चर्चा का लॉजिक जो था वो बीजेपी के अंदर से ही निकला था, कहीं बाहर से नहीं आया। चर्चा के पीछे का कारण ये था कि
बीजेपी में जो वाजपेयी स्टाइल सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म को मानने वाला जो वर्ग है, उसने ये नैरेटिव एस्टैब्लिश करने की कोशिश की कि मोदी जो हैं वो 2019 में किसी भी सूरत में जीतने वाले नहीं। ये बीजेपी के भीतर से ही निकला नैरेटिव, ये कोई कांग्रेस का नैरेटिव नहीं। तो उस नैरेटिव को एस्टैब्लिश करने के लिए जो चेहरा चाहिए था, वो चेहरा था नितिन गडकरी। अब आप इससे समझ सकते हैं कि नितिन गडकरी ने ये बयान क्यों दिया। इस बयान का एक और हिस्सा है जिसमें गडकरी जी कहते हैं कि सत्ता और विपक्ष इन दोनों को आत्मनिरीक्षण आत्म परीक्षण की जरूरत है। तो जब ये बात विपक्ष के लिए कहते हैं तो यहाँ स्वाभाविक हो जाता है कि 2024 आने के पहले पहले विपक्ष को आत्म परीक्षण कर लेना चाहिए। लेकिन जब वो ये बात केंद्र की मोदी सरकार के लिए कहते हैं कि सत्ता को सरकार को आत्म परीक्षण की जरूरत है, तो ये बात कितना प्रभावित करती है केंद्र की मोदी सरकार कि वो इस सरकार को आत्म परीक्षण की जरूरत है। नहीं, वो तो जाहिर ही है कि उन्होंने जब नेहरू और वाजपेयी की वर्किंग को बेहतर बताया है, तो इसका मतलब ये है कि वो मौजूदा जो कार्यशैली है उनकी पार्टी के शीर्ष नेताओं की, वो बेहतर नहीं है। जी। तो वो संदेश तो स्पष्ट है, उनकी नाराजगी बिल्कुल जाहिर है। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि वो किसी वोट बैंक या चुनावी उसमें ये बहुत ही नुकसानदायक बीजेपी के लिए साबित होगा। हाँ, लेकिन पार्टी के स्तर पर, संगठन के स्तर पर ये चीज़ अच्छी नहीं है। और नितिन गडकरी की राय वैसे भी पहले भी कई मामलों में पार्टी से अलग आ चुकी। तो वो एक फेस ऐसा बन गए पार्टी के भीतर, जिसको मोदी विरोध के तौर पे अपनी ही पार्टी के लोग आगे बढ़ाने लगे। अब ये किस स्तर तक जाता है, पार्टी में आगे किस स्तर तक इस विचार पे मंथन होता है, नितिन गडकरी को क्या किसी का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जाहिर है मोदी शाह के आने के बाद जैसे राजनाथ सिंह आप देखते होंगे, उनकी भूमिका आज वैसी नहीं है जैसी थी। एक जमाने में राजनाथ सिंह को अरुण जेटली से समस्या थी, दोनों के बीच में ये टसल चली, क्योंकि अमित शाह उस समय पार्टी अध्यक्ष थे। तो सरकार में कौन नंबर 2 है, इसको लेके राजनाथ और जेटली में बहुत रेस, और उसकी वजह से ही कुछ खबरें ऐसी आई जिसमें राजनाथ के बेटे का नाम उछला। तो बाद में राजनाथ ने कहा कि कुछ लोग मुझे बदनाम करने के चाहते हैं। तो ये एक टसल थी बीजेपी के अंदर। अब देखना ये होगा कि गडकरी के जो टसल है, जो उनका बयान, जो उनकी नाराजगी है, किस स्तर तक आगे जाती है। मौजूदा समय में एक इस बयान से कितना नुकसान पार्टी को होगा, कोई बहुत ज्यादा इस पे कोई गंभीर चिंतन की जरूरत नहीं है। लेकिन ये है कि अगर नाराजगी किसी व्यक्ति के अंदर है और गडकरी जैसे शीर्ष नेता के अंदर है, जो कि संघ के बेहद करीबी है, और वो सेक्युलरिज्म की बात करता है, वो भी नेहरू के सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म की, जिसको वोट बैंक का एक गणित मान लीजिए आप। कांग्रेस के सेक्युलरिज्म को मैं यही मानता हूं, क्योंकि उसमें कुछ सेक्युलरिज्म है ही नहीं। वो सिर्फ एक प्रतीकात्मक चीज है कि अल्पसंख्यकों को हमें एक प्रतीकात्मक तरीके से रिझाना है, करना उनके लिए कुछ नहीं। तो सेक्युलरिज्म के नाम पे कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के लिए बहुत कुछ किया हो, बहुत अच्छे फैसले लिए हो, ये कभी देखने को नहीं मिला। लेकिन ये जो हिंदुस्तान में जो वर्ड बन गया है सेक्युलरिज्म, ये सेक्युलरिज्म वर्ड बन गया है एक एक फेस सेविंग का वर्ड बन गया है, कि चूंकि उनको बीजेपी को टारगेट करना था, उस विचार को खत्म करना था, तो ये सेक्युलरिज्म वर्ड को हथियार बनाया गया, जो कि सिर्फ वोट पाने का एक जरिया है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी आप पॉलिसीज देखेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी की पॉलिसीज में कोई बहुत अंतर नहीं है। बीजेपी हार्डकोर हार्डकोर पॉलिटिक्स करती है हिंदुत्व की। तो क्या उसके राज में अल्पसंख्यकों पर कुछ ऐसा हो रहा है जो कांग्रेस राज्य में नहीं हो, राज में नहीं हो रहा? कुछ नहीं हो रहा। हार्डकोर हिंदुत्व के साथ भी देश वैसे ही चल रहा है, लोग वैसे ही हैं। सोशल मीडिया आने की वजह से थोड़ा मुखर हो गए हैं, कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जो कि पहले आदमी बोलता था प्राइवेटली, आज की डेट में वो फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर या सोशल मीडिया के माध्यमों से उग्र तरीके से बोलता है। ये एक बदलाव जरूर आया है। अदरवाइज कांग्रेस के
सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म के साथ और बीजेपी के मोदी शाह के हार्डकोर हिंदुत्व के साथ देश में जो रह रहा है व्यक्ति, उसपे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। ये एक ये एक मीडिया में, सोशल मीडिया में और ख़ास तौर से सोशल मीडिया के थ्रू मेन स्ट्रीम मीडिया में, ये अपने-अपने नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं कि जो हार्डकोर हिंदुत्व पार्टी का व्यक्ति है या उसका समर्थक है, वो अपना नैरेटिव के साथ सोशल मीडिया पर गेम प्ले कर रहा है। जो एंटी मोदी है, वो अपना गेम प्ले कर रहा है। लेकिन उसमें कोई फ़र्क नहीं है, पॉलिसी के लेवल पर, सरकार के लेवल पर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा अंतर है। कांग्रेस के जो सेक्युलरिज़्म वर्ड है, उसमें कुछ है ही नहीं, वो खाली है। बल्कि कांग्रेस में एक ज़माने में मतलब इंदिरा गांधी ने हिंदुत्व को बहुत अच्छे से हैंडल किया। उनकी पार्टी मतलब आज भले ही राहुल गांधी को ये कहने की ज़रूरत पड़े कि मैं शिव भक्त हूँ, लेकिन इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को नहीं पड़े। राम मंदिर के ताले किसने खुलवाए हर कोई जानता है। तो ये मसला वोट बैंक का मसला है जिस पार्टी के लिए, लेकिन मेरा अब भी ये मानना है, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरा अब भी ये मानना है, जिस पार्टी के साथ जो विचारधारा जुड़ी है, अगर वो उसमें कंफर्टेबल नहीं है, चाहे वो गडकरी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, क्योंकि राहुल गांधी भी अपनी विचारधारा से शिफ्ट करते नजर आते हैं ना, जब वो बताते हैं कि मैं जनेऊधारी हूँ, मैं शिव भक्त हूँ। भाई, आपकी पार्टी का कोर जो है वो सेक्युलरिज्म है, आपकी पार्टी का कोर धर्म है ही नहीं। एग्जैक्टली गडकरी भी वैसा ही करते नजर आ रहे हैं कि आपकी पार्टी का कोर हार्डकोर हिंदुत्व है और आप कांग्रेस के सेक्युलरिज्म को प्रेज कर रहे हैं, तो ये एक डिफरेंट चीज है। ये मतलब समानता नजर नहीं आती। एक अंतिम सवाल लेना चाहूंगा मैं आपसे कि जैसे कांग्रेस का एक ऐसा तबका है जिसे G23 कहा जाता है, जिसमें जिसकी अगुवाई कपिल सिब्बल कर रहे हैं, तो एक ऐसा समूह है नेताओं का जो शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ उतर रहा है, मतलब मैदान में, राजनीतिक जमीन पर। ठीक वैसे ही भाजपा जैसे आपने कहा कि ये कांग्रेस में ये प्रैक्टिस पहले नहीं थी, ये पिछले कुछ सालों में, पिछले 3, 4 या 5 सालों में बढ़ी है। लेकिन भाजपा में ये जो वैचारिक मतभेद हैं, ये असहमति है, वो हमेशा से रही है। तो क्या इस बात के आधार पर नितिन गडकरी के बयान को जोड़ते हुए ये कहा जा सकता है कि भाजपा में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जो संगठन के लिहाज से जो एक हायरार्की बनी थी, उसमें वाद प्रतिवाद के लिए जगह थी। लेकिन अगर कांग्रेस में अभी तक इस तरह का प्रतिरोध नहीं आया, तो क्या ये माना जा सकता है कि कांग्रेस की जो व्यवस्था है, खासकर संवाद को लेकर संगठन के भीतर, वो उतनी बेहतर नहीं रही? ये तो जग जाहिर बात है। तब मैंने आपसे कहा कि बीजेपी का जीरो से जो स्टार्ट हुआ और अभी जो राइज जहां पर शीर्ष पर बीजेपी है, मैंने 6 नेताओं का नाम लिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, लालकृष्ण श्यामावानी वाजपेयी जी, मोदी और अमित शाह। लेकिन आप बीजेपी के जब बेस बनना शुरू हुआ, जब पार्टी पहली बार लगा कि ये कोई पार्टी आई है जो कांग्रेस के सामने खड़ी हो सकती है, वो आडवाणी जी और वाजपेयी जी के दौर में हुआ। अब उसमें कितने नेता निकले? मुरली मनोहर जोशी निकले, है ना? वाजपेयी के दौर में आप देखिए जसवंत सिंह थे, यशवंत सिन्हा थे, प्रमोद महाजन थे। तो एक कद्दावर नेताओं का एक बहुत बड़ा समूह था बीजेपी के पास, तब जब वो बहुमत में भी नहीं। आज भी देखें तो शिवराज सिंह चौहान है, बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में इतने लंबे समय से शासन करने वाले रमन सिंह रहे, मोदी भी रहे। तो एक कद्दावर नेताओं का एक बड़ा समूह बीजेपी के पास था। लेकिन आप कंपैरिजन करेंगे अगर कांग्रेस से, तो कांग्रेस में जो नेता कद्दावर बना, वो या तो पार्टी छोड़कर गया, या तो उसने उसकी भूमिका ही बदल दी गई कि वो और कद्दावर ना हो। प्रणब मुखर्जी उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। ममता बनर्जी, मतलब कितने लोग कांग्रेस, जो नेता अपने राज्यों में कद्दावर हो रहे थे, वो कांग्रेस छोड़कर जाना पड़ा हो, या तो वो पार्टी में हाशिए पर डाल। ऐसा इसलिए था कि एक सिंगल विंडो सिस्टम कांग्रेस में हमेशा से रहा।
और वो सिंगल विंडो सिस्टम तब तक तो ठीक रहता है कि मान लो अगर आपके पास इंदिरा गांधी जैसा कद्दावर नेता है, आपके पास जवाहरलाल नेहरू जैसा नेता है, आपके पास लाल बहादुर शास्त्री जैसा नेता है, जिसके कहने से आदमी रोटी खाना छोड़ दे एक दिन, तब तो समझ में आता है कि चलो ये सिंगल विंडो सिस्टम है भाई। एक ऐसा जादुई शख्सियत है आपके पास जिसकी ईमानदारी, जिसकी देशभक्ति, जिसके देश प्रेम पर कोई देशवासी शक नहीं करता और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी के भीतर ना तो देश की जनता, ना तो पार्टी के नेता इस तरह की छवि देखते हैं। तो और दूसरी बात क्या है, अब ये G23 का बनना ही अपने आप में ये बताता है कि पार्टी के भीतर उनकी बात सुनी नहीं जाती। कपिल सिब्बल जैसा नेता अगर ये कहता है कि राहुल गांधी से तो मुझे याद नहीं मैंने लास्ट मीटिंग कब की। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा हिमंता बिश्व शर्मा ने भी बताया था कि मैं जब राहुल गांधी से मिलने गया तो वो अपने कुत्ते के साथ बिजी हो गए। इस तरह का बर्ताव, इस तरह का जो बिहेवियर पार्टी नेताओं के साथ जब होता है, तो ज़ाहिर है कि वो उस लोग उस पार्टी के प्रति लॉयल नहीं रहते। मोदी और अमित शाह के साथ प्लस पॉइंट ये है कि उनको सफलता के नए-नए आयाम छूने को मिल रहे हैं। तो सपोज़ करो कि कोई चीज़ अगर किसी बड़े नेता या कार्यकर्ता की नज़र में गलत भी है या उसको वो बुरी लगती है, लेकिन जिस व्यक्ति ने वो चीज़ कही है और उससे रिज़ल्ट आ गया है, तो वो असंतोष का भाव भी थोड़ा-सा कम हो जाता है। तो चूँकि मोदी और अमित शाह रिजल्ट ला रहे हैं, तो उनकी कार्यशैली पर सवाल उठते रहेंगे, हर व्यक्ति की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं, लेकिन असंतोष कभी नहीं पनपेगा, क्योंकि पार्टी आगे बढ़ रही है, सीटें बढ़ रही हैं, उनका अपना विचारधारा का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है, एजेंडा बिल्कुल लागू होने के लिए युद्ध स्तर पर नीचे से लेकर पार्टी के ज़मीनी कार्यकर्ता से लेकर और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक काम हो रहा है, लगातार हो रहा है, अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप। नए दौर की राजनीति के साथ अपने आप को लेकर चल रहे हैं, सोशल मीडिया के साथ हर तरीके से एक पार्टी को सिस्टमैटिक बना दिया है मोदी और शाह। कांग्रेस में अभी तक यही फैसला नहीं हो पा रहा है कि पार्टी सोनिया गांधी चलाएंगी या राहुल गांधी चलाएंगी। बाकी सब चीजें तो बाद में। तो इन बातों के आधार पे ये कहा जा सकता है कि भले कांग्रेस पार्टी मतलब देश के इतिहास का सबसे पुराने दलों में से एक, वो भले ये दावा करता है कि उसके मतलब वो सेकुलरिज्म की विचारधारा का अनुसरण करता है, पालन करता है, लेकिन असलियत में वहां पर जब G23 जैसे नेताओं का समूह बनता है तो वो ये बताता है कि उनमें जो ये लोकतांत्रिक प्रणाली है इसका बहुत ज्यादा पालन नहीं हो पाता है। तो भारतीय जनता पार्टी में भले नितिन गडकरी जैसे सक्रिय और प्रभावशाली नेता जो इस तरह के बयान देते हैं कि नेहरू जी लोकतंत्र का स्तंभ है, उसके बावजूद वहां पर जो एक लोकतांत्रिक प्रणाली है संगठन के भीतर वो बनी हुई है। तो हम ये कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि कांग्रेस जो सेकुलर खुद को सेकुलर कहती है, वहां पे सेकुलरिज्म की कमी है, और जो भाजपा जो इस तरह का कोई दावा नहीं करती है, जो हार्डकोर हिंदुत्व एजेंडे पे चलती है, उसमें ऐसा कुछ सेकुलरिज्म नहीं है। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी जानकारियां साझा करने के लिए। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी नए राजनीतिक सामाजिक विषय के साथ जिस पर ऐसे ही विस्तार से चर्चा होगी। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।